एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं DSSB पीजीटी कॉमर्स का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2025 का 25/9/2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी कॉमर्स का, जो सेकंड शिफ्ट का था, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक की शिफ्ट का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज हम कॉमर्स सेक्शन को डिस्कस करेंगे अच्छे से, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो कॉमर्स सेक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो कॉमर्स सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का प्रबंध कौन करता है। अच्छा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से दोनों के क्वेश्चन मिक्स हैं, तो आप ये मत कहना कि ये सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो इसमें इसे मैं ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। जो जॉइंट हिंदू फैमिली होती है, इसमें जो व्यवसाय का प्रबंधक प्रबंधक मतलब जो मैनेजमेंट होता है, मेन हेड होता है, वो कौन होता है। तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली होती है उसमें जो मेन हेड होता है वो हमारा कर्ता होता है। तो कर्ता वाज द मेन हेड ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। तो आंसर नंबर सेकंड आएगा इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियत आय चाहने वाले जोखिम रोधी निवेशकों के लिए इक्विटी शेयर की तुलना में अधिमान शेयर जारी करना अधिक उपयुक्त क्यों हो सकता है। ठीक है, तो इन लोगों को इक्विटी शेयर की जगह जो अधिक शेयर होते हैं ना, अधिमान शेयर, उन्हें क्यों जारी करना चाहिए। क्योंकि अधिमान का मतलब होता है बेटा जो हमारा प्रेफरेंस शेयर होता है। ठीक है, तो जो प्रेफरेंस शेयर होता है और इक्विटी शेयर जो होता है, तो इक्विटी शेयर से प्रेफरेंस शेयर जाना मतलब इतना ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों होता है। तो इसमें लिखा हुआ है जो प्रेफरेंस शेयर होता है उसमें जो लाभांश यानी जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो डिविडेंड अगर फिक्स होता है और जो इक्विटी शेयर वाले होते हैं और उनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता। तो प्रॉफिट के बाद जितना भी सबको बांटने के बाद जो डिविडेंड बचता है वो सारा इक्विटी शेयर के पास जाता है। तो इसीलिए जो प्रेफरेंस शेयर है ना, उन वो ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों रहते हैं कंपनी के लिए। क्योंकि वो ऑलरेडी डिविडेंड उतना पे कर सकते हैं और उसके बाद जितना पैसा बचेगा वो कंपनी के पास ही रहेगा, यानी उन्हें किसी और को नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग प्रेफरेंस शेयर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि किसी साझेदारी फर्म की किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है और साझेदारी विलेख में इस संबंध में कुछ नहीं लिखा जाता तो क्या होगा। तो अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाएगी, फर्म में किसी साझेदार की मृत्यु हो जाएगी और अगर हमारी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा तो क्या होगा, फर्म भंग हो जाएगी, जो हमारे पार्टनरशिप है वो डिसेबल हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the term for the exchange of goods and service between countries across national border। तो वो कंट्रीज जो गुड्स और सर्विस को गुड्स और सर्विस जब हम इंटरनेशनल यानी देश के बाहर एक्सचेंज करते हैं क्या कहते हैं। तो अगर हम गुड्स और सर्विस को देश से बाहर एक्सचेंज करते हैं यानी व्यापार करते हैं अपने देश से बाहर, उसे इंटरनेशनल ट्रेड का नाम दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी जॉइंट स्टॉक कंपनी की मूलभूत विशेषता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसकी मेन जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है कि प्रथम कानूनी इकाई और शाश्वत उत्तराधिकारी। मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी ना एक अलग से ही हम उसे जो लॉ है उसके अंडर उसे रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इसका एक खुद अपनी एक कानूनी इकाई होती है और इसके खुद के ही अपने उत्तराधिकारी हो सकते हैं, शाश्वत उत्तराधिकारी हो सकते हैं। इसीलिए जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो उन्हीं कंपनी का हिस्सा नहीं होती। जब वो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है तो वो अलग से एक नई कंपनी में बन जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कंपनीज रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड द कम्युनिटी। कंपनी की कम्युनिटी के प्रति कौन सी रिस्पांसिबिलिटी का एग्जांपल है। तो अगर कंपनी जो है वो क्या करेगी, अगर स्कूल लोकल स्कूल्स को फंड प्रोवाइड कर रही है तो वो एक कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी है कंपनी की, वो कम्युनिटी को सर्व कर रही है। तो अगर देखो जो एम्प्लॉय है उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना तो कंपनी की वैसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें कोई काम तो है नहीं। मतलब इसमें ये अलग से कंपनी कोई काम नहीं कर रही है, तो अपने बेनिफिट के लिए काम कर रही है। अगर वो इन्वेंट्री मैनेज कर रही है तो वो भी अपने बेनिफिट के लिए कर रही है। इसके अलावा अगर जीएसटी रिटर्न फिल कर रही है टाइम पे, वो भी अपने बेनिफिट के लिए कर रही है, क्योंकि कंपनी को इनसे लॉस हो सकता है। लेकिन अगर वो लोकल फंड्स दे रही है स्कूल खुलवाने के लिए, लोकल स्कूल खुलवाने के लिए फंड्स प्रोवाइड कर रही है, तो वो एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिटी की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंसिंग पब्लिक एंटरप्राइजेज रिक्वायर सब्सटेंशियल कैपिटल। अगर हम पब्लिक एंटरप्राइजेज को फाइनेंस करें तो हमें एक अलग से कैपिटल की जरूरत होती है एंड डिफरेंट सोर्स में भी टैप, और अलग अलग जो सोर्सेस हैं वो जो है तो पब्लिक एंटरप्राइजेस लेती हैं। क्योंकि जो पब्लिक एंटरप्राइज होती है ना उन्हें बहुत सारी कैपिटल की जरूरत होती है, तो वो अपनी कैपिटल लेने के लिए ना अलग अलग सोर्सेस को ट्राई करते हैं कि वो कहाँ कहाँ से अपनी कैपिटल ले सकती है, अपनी मतलब अपने बिजनेस को चलाने के लिए, एंटरप्राइज को चलाने के लिए। तो सबसे प्राइमरी सोर्स क्या होता है पब्लिक एंटरप्राइज के फंड के लिए। तो अगर किसी पब्लिक एंटरप्राइज को अपने पास फंड की कमी होती है तो सबसे पहले किस पे रिलाई करती है, गवर्नमेंट पे। वो गवर्नमेंट फंडिंग लेती है, तो जो बजट होता है गवर्नमेंट का वो सपोर्ट करता है इक्विटी कैपिटल एंड ग्रांट्स में। ठीक है, तो वो सबसे पहले गवर्नमेंट के पास जाती है, गवर्नमेंट फंडिंग उनकी सबसे पहले दी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्यवसाय वित्त के स्रोतों के आधार पर किसी वित्तीय संस्थान से वित्त पोषण प्राप्त करना किसी वाणिज्य बैंक से ऋण प्राप्त करने से किस प्रकार भिन्न है। तो अगर हमें बिजनेस के लिए फाइनेंस चाहिए तो फाइनेंस के लिए अगर हम जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं उससे इजी क्यों होता है, जबकि जो बैंक होता है जो हमारे कमर्शियल बैंक वगैरह होते हैं उससे ये डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना वो हमें लॉन्ग टर्म्स के लिए लोन दे देते हैं। वित्त जो दीर्घावधि वित्त उपलब्ध कराते हैं यानी लॉन्ग टर्म्स के लिए लोन देते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते ही कंपनी को लोन देने के लिए ही होते हैं। इनका मेन काम ही यही होता है तथा तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता भी प्रदान कर देते हैं कंपनी को, क्योंकि इनका मेन काम जो है वो लोगों के लिए नहीं होता, वो कंपनी के लिए होता है। तो कंपनी को जो भी जरूरत होती है वो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो इनकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन जो वाणिज्य बैंक होते हैं, वाणिज्य बैंक मतलब होता है जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो बेसिकली जो लोन देते हैं वो अल्पावधि यानी शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, और शॉर्ट टर्म से जो मीडियम टर्म है उसके लिए देते हैं, और मुख्य रूप से ये केवल सिर्फ वित्त ही प्रदान करते हैं, कोई और अदर हेल्प प्रोवाइड नहीं करते। तो इसीलिए जो हमारी कंपनीज होती हैं उन्हें अगर वित्त चाहिए होता है तो ये लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाती है, कमर्शियल बैंक के पास बाद में जाती है, अगर उन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इनफ हेल्प नहीं मिलती तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश की स्थापना के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों और कृषमकारों और कारीगरों लघु उद्यमियों को ऋण प्रदान करना है। तो जब गांव के किसी लोगों को, गांव के किसानों वगैरह को अगर ऋण वगैरह चाहिए होता है तो वो किसके पास जाते हैं, वो हमेशा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास जाते हैं, क्योंकि इनका मेन काम यही होता है कि वो गाँव के किसान, गाँव के सीमांत किसान जो कारीगर या श्रमिक या जो लघु उद्यम होते हैं जिनके छोटे मोटे काम होते हैं उनको ऋण प्रदान करें, यही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का काम होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जिसे MSMED कहा जाता है, वो जो एक्ट है वो 2006 में आया था इफेक्ट में, लेकिन वो कौन से महीने में आया था वो बताना है। तो MSME जो हमारा एक्ट है 2006 वो हमारा अक्टूबर 2006 में एक्ट में आया था। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इसका, तो जो GDR है जिसे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं वो होता क्या है। तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक कंट्री इशू करती है, जिसमें ये सारे जो रिप्रेजेंटिंग फॉरेन कंपनी के शेयर सारे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, यानी फॉरेन कंपनी ने कितने शेयर खरीद रखे हैं हम लोगों ने फॉरेन कंपनी के, या कितने नहीं खरीद रखे, तो एक कंट्री इशू करती है जिसे हम GDR कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा GDR और ADR दो तरह के हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं नेगोशिएबल। ADR में अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में ही खाली बताया जाता है, और GDR में हमारे फॉरेन यानी दोनों तरह के रिसिप्ट के बारे में हमारा बताया जाता है, शेयर्स के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी समिति की प्रमुख विशेषता है। सहकारी समिति आपको पता होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की कौन सी जो विशेषता है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की विशेषता कौन सी है, सबसे पहले तो असीमित देयता होते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। एक सदस्य एक मत लोकतांत्रिक नियंत्रण, यस। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें वन मैन वन वोट की पॉलिसी अपनाई जाती है। इसमें ये नहीं होता कि भाई आपके पास ज़्यादा शेयर है तो आपको ज़्यादा वोट देने का अधिकार मिलेगा, या किसी किसी के पास कम शेयर है तो किसी को कम वोट देने का अधिकार मिलेगा, नहीं। इसमें सबको इक्वल वोटिंग राइट होते हैं, ठीक है। और ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल इसमें किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसे BPO कहा जाता है, उसे क्या कहते वो होता क्या है, इसका मेन काम क्या होता है। तो BPO का मेन काम होता है डेलीगेटिंग नॉन कोर एक्टिविटी जो होती है वो एक्सटर्नल एजेंसीज को डेलीगेट कर देती है। यानी हम कहेंगे जो BPO होते हैं उनका मेन काम क्या होता है, जो बिजनेस होता है उसकी जो बिजनेस में दो तरह की एक्टिविटी होती है, ठीक है। बिजनेस में जो एक्टिविटी होती है वो हमारी दो तरह की होती है। एक होती है हमारी कोर एक्टिविटी, कोर मतलब मेन एक्टिविटी जो बिजनेस करता है, एक होता है नॉन कोर एक्टिविटी यानी जो एडिशनल वर्क होता है जो बिजनेस के पास दिया जाता है लेकिन उसका इतना ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंस नहीं होती, ठीक है। तो बिजनेस क्या करता है कि अपने एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए जो नॉन कोर एक्टिविटी होती है ना उसका काम जो है वो एक्सटर्नल एजेंसीज को दे देता है, जिसको एम्प्लॉयज़ भी उसको कम रखने पड़े और जो उसके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हो उसका भी एफिशिएंट यूज़ हो सके, और जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है वो उनका मेन फोकस किस पे रहे, हमारा कोर एक्टिविटी पर। तो इसलिए बिजनेस मेन तो अपना जो ध्यान है वो कोर एक्टिविटी पे रखता है जो उसका बिजनेस का मेन काम होता है, और जो नॉन कोर एक्टिविटी है वो हमारे एक्सटर्नल एजेंसीज को दे देता है, जो कि एक्सटर्नल एजेंसी में हमारा काम क्या हो गया, जो कि हमारी BPO हो गई, मेन एजेंसी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संविदा इक्विटी आधारित संयुक्त उद्यमों दोनों से उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब होता है इक्विटी के बेस पर कौन सा चीज है, तो एक व्यवसाय उद्यम पर एक साथ कार्य करने का परस्परिक इरादा। तो इक्विटी के शेयर पे क्या है कि जो व्यवसाय है वो एक साथ मिलजुल कर काम करे, ठीक है। तो यही हमारा इक्विटी यानी संयुक्त उद्यम का यानी जो हमारे ज्वाइंट बिजनेस होते हैं इनका मेन काम होता है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें।
वे संगठन जो सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण में है निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? यानी वो जिनका मेन जो मोटिव होता है वो गवर्नमेंट का ओनरशिप होती है, उनका ही कंट्रोल करना होता है। तो सरकारी काम और स्वामित्व और नियंत्रण में कौन से बिजनेस होते हैं, उन्हें कहते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मतलब वो एंटरप्राइज जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है और गवर्नमेंट के ही सारी डिसीजन मेकिंग उनमें अप्लाई होते हैं। अब एचयूएफ का तो आपको पता होगा, हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें खाली हिंदू फैमिली, कोई एक ही पर्टिकुलर फैमिली के लोग उसी के अंडर काम करते हैं, उनको ये सारे राइट दिए जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है हमारा प्राइवेट सेक्टर है, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक फर्म बना लेते हैं या फिर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसको वो प्राइवेटली ओन करते हैं, जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर उन्हीं लोगों के पास होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर के डिसएडवांटेज क्या होते हैं? डिवेंचर का मेन डिसएडवांटेज होता है भाई, डिवेंचर का अच्छा दूसरा नाम होगा, डिवेंचर को हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज अगेंस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों कहेंगे डिवेंचर को? क्योंकि डिवेंचर का मेन काम होता है कि फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, डिवेंचर होल्डर को कोई लेना देना नहीं है। उनको अगर जो इंटरेस्ट उन्होंने जितना बोला है, उन्हें इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए डिवेंचर को हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं और यही डिवेंचर्स का बहुत डिसएडवांटेज कंपनी मानती है, क्योंकि कभी कभार अगर कंपनी को लॉस भी होगा तो उन्हें डिवेंचर होल्डर को तो पूरा इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। Now question number 17 is which of the following is not a feature of sole proprietorship form। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसका कौन सा फीचर नहीं है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप के पास क्या अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है? हाँ, सोल प्रोप्राइटर के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है क्योंकि उसका खुद का बिजनेस होता है। तो जितने भी उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज वगैरह या फिर उसका जो बिजनेस हो गया पूरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यानी अगर कोई लाइबिलिटी हुई तो उसे अपनी हर एक प्रॉपर्टी से उसे चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट होता है, क्या सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए सेपरेट लॉ बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा? नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई भी सेपरेट लॉ नहीं है कि उसे कैसे फॉर्म करना है, कैसे क्लोजर करना है। ये उसी इंसान के ऊपर बात है कि वो अपना कोई, अगर एक इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो ये उस इंसान के हाथ में है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा या बंद करेगा। ठीक है, इसमें कोई भी सेपरेट लॉ की कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती। नेक्स्ट, जितना भी रिस्क और फेलियर बिजनेस का है वो अकेला सोल प्रोप्राइटर झेलता है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि वो अकेला उसका ही बिजनेस है, उसने स्टार्ट किया है, तो जितना भी रिस्क प्रोपोर्शन है या फिर कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो सब वो खुद ही देगा। ठीक है, या फिर झेलेगा। इसके अलावा क्या है, राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजन लाई एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर। तो जितने भी बिजनेस में हमारे डिसीजन लेने, राइट टू रन द बिजनेस की बिजनेस रन करेगा या फिर बिजनेस के जितने भी डिसीजन है, ये सब जो सोल प्रोप्राइटर है वो खुद ही लेता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो सोल प्रोप्राइटरशिप का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होती हैं उन्हें हम ग्लोबल प्रेजेंस से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग से। क्यों? क्योंकि उसमें रोल ऑफ हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हेडक्वार्टर जो है उन सारे मल्टीनेशनल बिजनेस को कंट्रोल करता है, उनकी ऑटोनॉमी संभालता है। ठीक है, तो हमें हेडक्वार्टर के बारे में एक बेस्ट स्टेटमेंट बतानी है कि हेडक्वार्टर का मेन काम क्या होता है। क्या हेडक्वार्टर जो है वो रेप्लिकेट करता है हर एक होस्ट कंट्री को, कि वो जो है अपना इंडिपेंडेंटली बिजनेस को देखे और बिना किसी सेंट्रल ओवरसाइट के, यानी वो हेडक्वार्टर को इग्नोर कर दें और अपने आप ही आप जहाँ जिस होस्ट कंट्री में हो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है उसका हेडक्वार्टर अगर बाय चांस इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडिया में उसका अगर हेडक्वार्टर हुआ तो उसकी अदर जितनी भी कंट्रीज में वर्ल्ड में जहाँ जहाँ उसकी कंपनीज होंगी वो हेडक्वार्टर कभी भी इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग उसे नहीं देती। ठीक है, हेडक्वार्टर का मेन काम क्या होता है? कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं कंपनी में ग्लोबली तौर पे, और जितने भी हमारी स्ट्रेटेजीज बन रही है, पॉलिसीज बन रही है, और जितने भी रिसोर्सेज अगर कंपनी को किसी की जरूरत है, उनकी सब्सिडरीज को किसी की जरूरत है, तो वो उन्हें प्रोवाइड करना, ये सब हेडक्वार्टर इन चीजों में कोऑर्डिनेट करके रखते हैं। ठीक है, जो कि हमारा मेन काम होता है हेडक्वार्टर का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस। अनएथिकल प्रैक्टिस क्या होती है? अगर फाइनेंशियल जो डिस्क्लोजर हुआ वो अगर ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब सबको पता है फाइनेंशियल चीजें क्या हो रही हैं या फिर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग क्या हो रही है, वो ट्रांसपेरेंट हुआ, तो ये अनएथिकल है ही नहीं। ये तो और अच्छी बात है कि जो कंपनी है वो किसी से कुछ छुपा ही नहीं रही, हर चीज ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट बोर्ड कमिटी। जो बोर्ड कमिटी है वो इंडिपेंडेंट है, यानी अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले रही है, किसी के दबाव में आकर डिसीजन नहीं ले रही, जो भी कंपनी के लिए सही है वही चीज काम कर रही है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि इंडिपेंडेंट बोर्ड मीटिंग है। नेक्स्ट वन इज अडॉप्टिंग सीएसआर पॉलिसी। अगर कंपनी सीएसआर पॉलिसी को अडॉप्ट करती है तो इसमें कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं है। इनफैक्ट ये तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही पॉलिसीज बनाते हैं बिजनेस, अगर वो प्रॉफिट एक लिमिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं तो। लेकिन जो इनसाइडर ट्रेडिंग है ये हमारा एक अनएथिकल प्रैक्टिस में माना जाता है, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग जो है उसका मतलब होता है बिजनेस की मेन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को आप बाहर पब्लिक को लीक कर रहे हो या पब्लिक को बता रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो एक अनएथिकल प्रैक्टिस में माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज
क्वेश्चन नंबर 20 डैश आमतौर पर व्यापारिक लेन-देन उत्पादकों और खुदरा व्यापारियों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। तो उत्पादक हो गए बेटा हमारे मैन्युफैक्चरर, उत्पादक हमारे हो गए मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर्स और इधर हो गए हमारे खुदरा व्यापारी, खुदरा हो गए हमारे रिटेलर, ठीक है। तो जो रिटेलर्स होते हैं क्या हमारे सीधे मैन्युफैक्चरर से जाके सामान खरीद लेते हैं? नहीं। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं बेसिकली वो थोक व्यापारी को यानी होलसेलर्स को वो माल देते हैं और जो होलसेलर्स होते हैं वो हमारे खुदरा व्यापारी को माल देते हैं। इसीलिए जो बीच वाले हो गए वो हमारे हो गए थोक व्यापारी इनके बीच में लिंक का काम करते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा आंसर है। ठीक है, हमारा डिसिप्लिन फर्स्ट इस पूरे पेपर का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिसिप्लिन 2 जिसमें भी कॉमर्स सेक्शन के ही क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे।